बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जो आजकल मलेशिया के दौरे पर हैं, उनकी जानिब से जब ओहदा संभाला गया था तो जितनी भी वफाकी वजारतें हैं, वफाकी महकमे हैं और डिवीज़न हैं, उन्हें क्लियर कट डायरेक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी की गई थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी कि आप अपने महकमों में हर सतह पर जो करप्शन है, जो करप्शन चल रही है, जो करप्शन के मामलात हैं, उन्हें ख़त्म करने के हवाले से इक़दामात करें। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई है और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इन अहकामात को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन्हें हवा में उड़ाया जा रहा है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर एक्शन लिया है। और इस खबर में आप ये भी जानेंगे कि आप सिर्फ जरदारियों और शरीफों की बात करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के हर महकमे में जरदारी और शरीफ मौजूद हैं जो कौमी ख़जाने को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में आया था रियाज हनीफ राही, आज वो एक और दरख्वास्त लेकर आया था और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थी। और उस दरख्वास्त में रियाज हनीफ राही चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या जो है वो रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होकर ये कहा कि ये मुकदमा उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुनने से माजरत कर लें और बेंच से अलहदा हो जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी, वो बेंच में बैठे रहे। लेकिन फ़ैसला क्या दिया, फ़ैसला उस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दिया। वो क्या तफसीलात थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारे पास खबर ये भी है, और वो खबर है एहसन इकबाल की ज़मानत से पहले ज़मानत की। मतलब इतनी श्योरिटी है मुस्लिम लीग नवाज़ की कि वो मार्च के पहले हफ्ते में एक नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है वो कराने जा रही है। और इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने ये क्यों कहा कि एहसन इकबाल की ज़मानत से पहले ज़मानत, उसका इस नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान की। जब उन्होंने अपना मनसब संभाला था, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, तो उनकी जानिब से जितने वफाकी महकमे हैं वैसे भी वो अवेयर थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ वोट लेकर आए हैं। अब उसके बाद मामलात किस तरह से चले हम उस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो वफाकी वजारतों को, महकमों को, डिवीज़न को डायरेक्शन जारी की गई थी, वो ये जारी की थी कि अब एक नई हुकूमत आई है और उसका नारा यही है कि करप्शन का हमने खात्मा करना। तो लिहाजा जिस लेवल पर भी आपके इदारों में करप्शन हो रही है, करप्शन के मामला चलते चले आ रहे हैं, आपने इनको ख़त्म करना है, इसके खात्मे के हवाले से इक़दामात करने हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि महकमा कस्टम, जिसके हवाले से आप एक ख़बर पहले भी सुन चुके हैं कि कुछ ऐसे कस्टम के हुकाम जो है जो गंदम की स्मगलिंग में मुलविस थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें फ़ारिग कर दिया है। उससे हटकर एक अलग ख़बर जो है वो सामने आई है, एक रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट महकमा कस्टम के हवाले से ही है। महकमा कस्टम के जो डीजी हैं इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट तैयार करके FBI को भिजवाई गई, और वो रिपोर्ट फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाई गई। और इस रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने वाले जो मेंबर कस्टम थे मुबैना तौर पर, उसके साथ साथ जो 4 कलेक्टर थे कस्टम के, उन्हें उनके ओहदों से फारिग कर दिया है। और ये रिपोर्ट जो डीजी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तैयार की गई थी, ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। और इसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो अशिया खुर्दनोश आती हैं, जो सेब आते हैं, जो खुश्क मेवाजात आते हैं, जो प्याज आते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते, जो सरहदी दफातर्स हैं कस्टम के, उनके रास्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं। वहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीक़ाकार है, उसमें अरबों रुपए का जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, कौमी ख़जाने को टीका लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में डीजी कस्टम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया है कि एक तरीक़ाकार है जिसके जो तमाम सरहदी इलाकों पर नाफिज है, और जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पर फोकस किया गया, जो 4 सरहदी दफातर हैं, तोरखम पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, टांक है, करलाची और गुलाम खान है। इन दफातर के हवाले से ये बताया गया है कि जो वी-बॉक एक निज़ाम है, कंप्यूटराइज निज़ाम है कस्टम का, जिसके तहत कोई भी कंटेनर अगर अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता है और उसमें कोई अशिया खुर्दनोश है या और कोई सामान मौजूद है जिसे पाकिस्तान में भिजवाया जा रहा है, तो उसकी ड्यूटी जो है वो वी-बॉक निज़ाम के तहत उसकी डिटर्मिनेशन की जाती है, तो उसका तयन की जाता है। लेकिन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 110 ट्रक कंटेनर ट्रॉलर जो है वो यहाँ से सरहदी इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, 110 ट्रक। और उसमें ये बताया गया है, एक ट्रक की मिसाल देते हुए, और मिसाल ये दी गई है कि एक ट्रक आया,
उसकी कस्टम ड्यूटी जो है वो वी बॉक निज़ाम के तहत तकरीबन जो है वो 72 लाख रुपए बनती थी। लेकिन उससे कस्टम ड्यूटी कितनी ली गई, मैनुअली तरीके से वी बॉक निज़ाम पर उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं ली गई, बल्कि मैनुअली उसकी कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स जो है उसकी डिटर्मिनेशन करके सिर्फ 82,400 रुपये में उस ट्रक को जो है वो क्लियर कर दिया गया। और बताया गया कि 110 ट्रक जो है वो अक्टूबर नवंबर में गुजरे हैं। और ये जो माफिया यहाँ पर मुनज़्ज़म हो चुका है, जिसमें कस्टम के एहलकार अफसरान शामिल हैं, ये इतने बेखौफ हैं, इतने धड़ल्ले के साथ ये काम करते हैं कि उन्हें बाकायदा इस बात की मालूमात थी कि कस्टम के जो इंटेलिजेंस विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, इस मामले के ऊपर तहकीकात कर रहा है, लेकिन वो बेखौफ होकर अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर में भी काम करते रहे। और इसी किसी तरह से जो कंटेनर, ट्रॉलर और ट्रक आते रहे उनको क्लियरेंस जो है वो दी जाती रही। और आप ये नाज़रीन खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में 110 ट्रक गुजरे हैं अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी दफातर थे, एक ट्रक में जो नुकसान हुआ वो तकरीबन 71 लाख का था। और अगर 110 ट्रक की आप पैसे बनाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक है। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पर एक्शन लिया है, मेंबर कलेक्टर को फारिग किया है, 4 के जो कस्टम के जो दूसरे कलेक्टर थे उन्हें फारिग कर दिया गया है। और जो बलूचिस्तान के जो सरहदी दफातर हैं कस्टम पे, वहाँ पर जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी तहकीकात वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो FIA को सपुर्द कर दिया कि आप इस सारे मामले की तहकीकात करके जो है वो रिपोर्ट दें। लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ नाज़रीन जो मैंने बताया था कि जैसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से एक दरख्वास्त रियाज हनीफ राही ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और अपनी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये एक हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार है, जो इस किस्म की दरख्वास्तें जो बड़े अहदे रखते हैं लोग उनके खिलाफ दायर करते रहते हैं। तो उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी दायर की थी और आज इस पर समाअत हुई। और ये सब समाअत हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये दरख्वास्त है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 2 ओहदों के खिलाफ ये दरख्वास्त मैंने ये दायर की है। रियाज हनीफ राही ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कमरा अदालत नंबर 1 में ये बताया। तो लिहाजा तकाजा ये है इंसाफ का कि आप इस मुकदमे को ना सुनें। और उनकी जानिब से दलील ये पेश की गई कि इससे पहले भी इसी किस्म का मुकदमा, मेरा यही मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार की अदालत में लगा था और उनके सामने मैंने यही दलील रखी थी, तो उन्होंने बेंच को खुद से अलग कर लिया था। तो लिहाजा आप भी इस मुकदमे को ना सुनें। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इस मुकदमे को सुनने से, माजरत करने से इनकार कर लिया गया कि उन्होंने माजरत नहीं की, बल्कि उनकी जानिब से कहा कि ये मुकदमा मैं सुनूंगा और इस मुकदमे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें मेरा बैठना जो है वो ऐसा नहीं है कि जो आपके जो राइट्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत 2 ओहदे नहीं रख सकते। और वो ये कह रहे थे कि जो नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, जिसे कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी भी कहते हैं, जिसके चेयरमैन जो है वो जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ यही ओहदा रखना चाहिए जो उनके पास है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्हें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का सरबराह नहीं होना चाहिए। और उनकी जानिब से ये भी दलील सामने रखी गई रियाज हनीफ राही की जानिब से कि जो नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, अदलिया के हवाले से जितनी भी पॉलिसियाँ बनानी हैं ये एग्जेक्टिव का काम है, ये अदलिया का काम नहीं है। नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का काम नहीं है कि अदलिया के हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब करें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो आइन में जो बार है, अदालत की जानिब से कहा कि जो आइन में बार है कि चीफ जस्टिस 2 ओहदे नहीं रख सकता, तो नेशनल पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी का जो ओहदा है, जो जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, ये कोई प्रॉफिटेबल ओहदा नहीं है। आइन प्रॉफिटेबल ओहदा रखने से जो है वो इनकार करता है और ये चीफ जस्टिस को कोई बार नहीं है ये ओहदा रखने की। इसे आप डुअल जो है वो आप नहीं कह सकते कि 2 ओहदे रखे हुए। इसी तरह से अदालत की जानिब से भी मिसाल दी गई, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका जो पैटर्न होते हैं वो सदर मुमलिकत होते हैं और सदर मुमलिकत को भी आइन जो है वो 2 ओहदे रखने से मना करता है। दूसरा ओहदा वो नहीं रख सकते सदर मुमलिकत जो प्रॉफिटेबल हो। तो अदालत ने कहा कि क्या पैटर्न इन चीफ होना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, क्या ये कोई मुनाफा बख्श होता है? तो इस पर यह दरख्वास्त गुजार कोई रियाज हनीफ राही कोई दलील नहीं दे सके। तो अदालत ने ये जो रियाज हनीफ राही आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए और 3 दिन में उस दरख्वास्त के ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन आ गई कि हुकूमत को इस पर लेजिस्लेशन करना पड़ी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर। वो दरख्वास्त भी डिस्पोज ऑफ हुई थी, लेकिन ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है कि आपका कोई हक दावा नहीं बनता। तो इस तरह से ये जो आती दरख्वास्त गुजार हैं रियाज हनीफ राही, जो अब आर्मी चीफ के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दरख्वास्त लेके आए थे, तो आज उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और जो मेरा तीसरा मौजू था कि एहसन इकबाल की ज़मानत से पहले ज़मानत, वो ये था कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने मार्च के पहले हफ्ते में अपनी एक नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में जितने भी उनके डिविजनल लेवल के या ज़िली सतह के जितने उनके अहदेदार हैं उन्हें मदऊ किया जाएगा
और इसको नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि जो उनके निचली सतह पर, डिविजनल और ज़िली सतह पर जो अहदेदार हैं, एक तो जो तंजीम साजी है उसे मौसर किया जाए और उनकी तरबियत की जाए। और अब इसमें हुआ क्या है, जो मेरा स्लग है इस केस का, जो मेरी कैप्शन है वो ये है कि एहसन इकबाल जिन्होंने अभी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो खिताब करने वाले की शुरा की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें एहसन इकबाल का नाम भी शामिल है और उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल है, मरियम औरंगज़ेब का भी है, तारड़ का भी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है एहसन इकबाल की, उस पर पहली समाअत हुई है और नैब को सिर्फ नोटिस जारी किया गया है और कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। गो के ये कहा जा रहा है कि जैसे लोगों की जानिब से कि ज़मानतों का मौसम लगा है और धड़ाधड़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब के जो मुलजमान हैं उनकी ज़मानतें हो रही हैं, आसिफ अली जरदारी की, फरियाल तालपुर की, मिफ्ता इस्माइल की, शेख इमरानुल हक की। गो के ये तासुर एक है, लेकिन उस तासुर में अदालत भी ये कह चुकी है कि नैब जिस तरह से इन लोगों को गिरफ़्तार करता है और उसके बाद उन्हें जेलों में डाल देता है और इन्वेस्टिगेशन जो उसे पहले मुकम्मल करनी चाहिए, गिरफ़्तारी के बाद उनकी तहकीकात चलती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ है देखने की कि अभी ज़मानत पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उनका नाम जो है उस नेशनल लीडरशिप के जो ऐसे शुरा हैं जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने हैं उसमें डाल दिया गया है। तो बड़ी ये हैरानकुन बात है कि अभी ज़मानत होने से पहले ही उस नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के जो खिताब करने वाले लोग हैं उनमें एहसन इकबाल का नाम भी शामिल किया गया है। अगर हैरानगी इससे भी होती है कि जो शाहिद खकान अब्बासी है उनकी जानिब से भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है। अगर ऐसा ही कुछ करना था, तंजीम साजी करनी है, अहदेदारों की तरबियत करनी है, तो फिर शाहिद खकान अब्बासी का नाम भी उसमें होना चाहिए था। उनकी ज़मानत भी फिर अगर इस तासुर पे कि ज़मानतें मिल रही हैं नैब की अपनी गफलतों की वजह से, नैब की अपनी तहकीकात की वजह से, या किसी और कोई इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें शाहिद खकान अब्बासी का नाम भी होना चाहिए। लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में एक और जो बात सामने आई है जिससे ये लग रहा है, ये तासुर मिलता है कि शहबाज शरीफ जो है वो मार्च के पहले हफ्ते से पहले मुल्क में वापस आ जाएंगे, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं।